हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, ये सिलेबस जो है ये हमारा चंडीगढ़ टीजीटी का है। ठीक है, चंडीगढ़ टीजीटी का मैथ का सिलेबस है। ओके, तो यहाँ से अब मैंने बच्चों से पोल पे पूछा था कि आपको क्या करना है, तो बच्चों ने सबने ये बोला था कि मैडम सिलेबस करवा दो टॉपिक वाइज। ठीक है, तो टॉपिक वाइज मैं आपको यहाँ पे आपका सिलेबस पूरा करवाऊंगी। 26 जून का जो है हमारा एग्ज़ाम है, उससे पहले मैं कोशिश करूँगी कि आपके जो कितने टॉपिक्स हैं, यहाँ 21 हैं, तो ये सारे आपको मैं कंप्लीट करवा सकूँ। ठीक है, तो देखिए, तो जो मैंने ये हाईलाइट कर रखा है 10th नंबर पे जो पॉइंट है, इस पे क्या लिखा है इस टॉपिक पे, ये है हमारा 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसमें हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, सेक्शन ऑफ कोन, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला। ये टॉपिक सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे पूरा कवर अप कराऊंगी। हर एक टॉपिक के साथ आपको यहाँ पे मतलब जो भी यहाँ पे चैप्टर शुरू होगा ना, चाहे वो इक्वेशन ऑफ लाइन हो, सेक्शन ऑफ कोन हो, सर्कल हो, इलिप्स हो, पैराबोला हो या हाइपरबोला हो, इनमें जो भी हमारे पास टॉपिक्स आएंगे, फॉर्मूला आएंगे, उनके हमारे पास 10-10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, एज अ प्रैक्टिस। और हाँ, यकीन मानिए, अगर आप मेरे पे थोड़ा सा भी ट्रस्ट करते हैं तो अब मैं ये आपको सारे टॉपिक यहाँ पे कवर अप करवाऊंगी, तो आपका जो है सिलेबस भी और कंसेप्ट भी इतना अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आप एक भी क्वेश्चन मतलब नहीं छोड़ के आओगे। ठीक है ना, आपके सारे टॉपिक यहाँ पे कवर हो जाएंगे, इन टॉपिक से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। बाकी तो वही बात है भाई, जो पेपर सेट करेगा वो टीचर किस टाइप से पेपर सेट करेगा, मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया तो आप यहाँ पे मार नहीं खाओगे, अगर आपने मेरे ये सारे टॉपिक्स अच्छे से कर लिए तो। ठीक है, इतनी मैं आपको यहाँ पे तसल्ली मतलब गारंटी देती हूँ, आप मेरे पे इतना ट्रस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो 2D ज्योमेट्री है, इसमें मैंने जो सेक्शन ऑफ कोन है और जो सर्कल है, ये मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ ऑलरेडी। मेरी प्लेलिस्ट पे जाना, वहाँ पे क्लास 11th की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने अलग से, और उसमें 5 से 6 हमारे पास क्लास है, जिसमें मैंने आपको सेक्शन ऑफ कोन और सर्कल बहुत ही डीपली मतलब पढ़ा रखा है। ठीक है, डीपली मैंने यहाँ पे आपको ये 5 से 6 लेक्चर में सेक्शन ऑफ कोन और सर्कल के बारे में अच्छे से पढ़ा रखा है, तो आप वहाँ जाके क्लास 11th की प्लेलिस्ट देख लेना। ठीक है, तो अब बात आती है इक्वेशन ऑफ लाइन, इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला, तो ये मैं आपको यहाँ पे कवर करवा दूंगी। फिर उसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा रहेगा। तो ये मैंने हाईलाइट कर रखा है, हर एक क्लास में नया टॉपिक शुरू होगा तो मैं आपको वहाँ पे हाईलाइट दे दूंगी कि आज हम ये वाला टॉपिक करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा ये टॉपिक चलेगा, आप देखते हैं कितने लेक्चर्स में हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन ऑफ, और हाँ, जो भी मैं ये टॉपिक आपको कराऊंगी ना, ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स होंगे यहाँ पे। ठीक है, मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, जो मैंने खुद मतलब बनाए हुए हैं। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स है, हैंड रिटन मेरे नोट्स रहेंगे ये। ठीक है, मेरे नोट्स से मैं आपको ये सब पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो और भी अच्छे से आपको ताकि समझ आ जाए। ठीक है, तो जो इक्वेशन ऑफ लाइन टॉपिक शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा पॉइंट के बारे में। ठीक है, कि पॉइंट हमारे पास क्या होता है, तो सारा मैं पॉइंट के बारे में यहाँ पे आपको कवर अप करूँगी। सबसे पहले जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी द पॉइंट, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, यानी कि स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या आती है, क्योंकि पॉइंट से ही हमारे पास लाइन बनती है ना, पॉइंट से ही हमारे पास क्या बनती है, लाइन बनती है, तो इसलिए पॉइंट हमें सबसे पहले पढ़ना है। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक से मैं आपको करवाऊंगी, सारी चीज़ें बहुत ही डीपली यहाँ पे आपको मिलेंगी देखने को। ठीक है, तो चलिए, हाँ, और अगर आपको किसी बच्चे को मेरा ये मतलब नोट्स चाहिए ना, ये मेरे खुद के हैंड रिटन है, तो बेटा ये आपको जो मैं ये मतलब ये सारे टॉपिक 21 जो टॉपिक कराऊंगी ये मैं खुद ही करवाऊंगी। ठीक है, तो ये खुद कराऊंगी और मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स रहेंगे। अगर आपको टाइम मतलब बचाने के लिए ये इन सब टॉपिक्स के मतलब हैंड रिटन नोट्स चाहिए, अगर मेरे हैंड रिटन नोट्स अगर आपको चाहिए, तो वो सारे के सारे बच्चा जो PDF होंगे वो आपको बाय करने पड़ेंगे। ठीक है, अदरवाइज़ आप यहाँ पे अगर आपके पास टाइम है, अगर आप लगाना चाहते तो अपने हिसाब से आप अपने नोट्स यहाँ पे बना सकते हैं वीडियोस देख के। ठीक है, वीडियो लेक्चर आपके फ्री हैं, लेकिन अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो वो यहाँ पे पेड हैं। ठीक है, पेड PDF मिलेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, ओके। और हाँ, जो हमारे टोटल मैंने आपको बताया था 11 TGT PGT में, चाहे वो DSSB का एग्ज़ाम हो, DSSB का या NVS का या KVS का, TGT PGT का,
ठीक है। और या हमारा जो एस्टेट का एग्ज़ाम है तो उसमें टीजीटी पीजीटी का कॉमन ही सिलेबस रहता है। ठीक है, थोड़ा बहुत पीजीटी में हम पढ़ सकते हैं ग्रेजुएशन लेवल का। ठीक है, तो हमारे पास जो 11th 12th के कॉमन चैप्टर हैं वो हैं टोटल 1 से लेके 30, मतलब जो कॉमन चैप्टर हमारे बनेंगे टोटल हमारे 30 चैप्टर हैं। ठीक है, 30 चैप्टर में नेम वाइज जो आपके चैप्टर रहेंगे यहाँ पे, मतलब 30 के 30 चैप्टर आपके नेम वाइज रहेंगे। और नेम वाइज और उन चैप्टर्स में जो जो हमारे पास फॉर्मूले हैं, मतलब जो जो हमारे पास क्या है फॉर्मूलाज हैं, वो सारे फॉर्मूले आपको मिलेंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे कि सारे मतलब जितने चैप्टर्स हैं उसमें कौन कौन से हमारे पास फॉर्मूले या ट्रिक यूज़ हुई है। और उन फॉर्मूला के नीचे आपको एक एक एग्जाम्पल मिलेगा ताकि आपको समझ आ जाए कि ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, जो डेफिनेशन वगैरह होती हैं वो तो आपको सबको पता ही है, वो सिर्फ फॉर्मूला का जो है पीडीएफ अगर किसी को बाय करना है ओनली 1 से 30 चैप्टर्स के जो फॉर्मूले जितने भी यहाँ पे फॉर्मूले होंगे वो सारे इकट्ठे फॉर्मूले आपको मिलेंगे ताकि जो एग्ज़ाम टाइम पे आप एक रैपिड रिवीजन यहाँ पे ले इसको सिर्फ फॉर्मूले की। ठीक है, ताकि आपको रिमाइंड आ जाए। बाकी थ्योरी में हम पढ़ते ही हैं, डेफिनेशन वगैरह तो पढ़ते ही हैं, वो इतनी हमारे ज़्यादा जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं वो सारे फॉर्मूला बेस्ड ही होते हैं। ठीक है, तो वो अलग से आपको यहाँ पे पीडीएफ मिलेगा, वो भी मेरा हैंड रिटन पीडीएफ रहेगा। अगर वो आपको अगर फॉर्मूला वाला पीडीएफ परचेज करना है तो वो भी बेटा पेड पीडीएफ यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो अब आपको देख लेना, अगर आपको इनका पीडीएफ चाहिए या आप खुद मैनेज कर सकते हो, मतलब खुद बना सकते हो वीडियोस देख के, तो वो बहुत ही अच्छी बात है। अदरवाइज इन सब की जो आपको यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स अगर चाहिए तो वो आप मेरे से यहाँ पे बाय कर सकते हैं। ठीक है, मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझे पर्सनली मैसेज करके। ठीक है, ओके, तो चलिए आज की क्लास करें शुरू। तो हमारा जो 10th पॉइंट है वो 10th टॉपिक है वो हम शुरू करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला। ये मैंने आपको बता दिया, आप वहाँ कर लेना। ठीक है, क्लास 11th की प्लेलिस्ट में जाके ये आप दोनों टॉपिक वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन शुरू करने से पहले हम पढ़ेंगे द पॉइंट के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आपको मेरी क्लासेस ये समझ आती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, चलिए शुरू करते हैं। द पॉइंट टॉपिक है हमारा। द पॉइंट में हम पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, दूसरा क्वाड्रेंट्स के बारे में, फिर पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में, फिर रिलेशनशिप बिटवीन कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट के बीच क्या रिलेशन होता है, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है और एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला क्या होती है, और सेक्शन फार्मूलाज एंड इट्स रिजल्ट, ये ऐसे। ठीक है, और उसके रिजल्ट्स के बारे में हम यहाँ पे आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या कहता है। जो रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है वो क्या होते हैं, तो देखो सभी को पता है ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। ठीक है, और ये मान लो हमारे पास कोई पॉइंट है, ये एक्स वाला पॉइंट है और ये हमारे पास वाई एक्सिस पे वाई पॉइंट है। इनको जब पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो जो हमारे पास पी पॉइंट आता है वो हमारे पास क्या होता है, एक्स कोमा वाई। ये सबको पता है ये कैसे हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे देखो जो हमारा एक्स ओ एक्स डैश है और वाई वाई ओ वाई डैश, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये हमारी क्या होती है एक्स एक्सिस और ये वाली हमारी क्या होती है वाई एक्सिस। ठीक है, ओ यहाँ पे हमारे पास क्या रहता है, ये हमारे पास होता है ओरिजिन जहाँ पे 0 0 होते हैं। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं, ये बहुत बार यूज़ हुआ है, कई बार सीधा डेफिनेशंस पे पूछ मतलब स्टेटमेंट में दे देते हैं कि एब्सिसा कोऑर्डिनेट, तो एब्सिसा याद रखना, एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा बोलते हैं और जो वाई कोऑर्डिनेट है उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, वाई के जो कोऑर्डिनेट होते हैं मतलब वाई वाली लाइन पे जो भी पॉइंट्स होते हैं उनको बोलते हैं ऑर्डिनेट्स। ठीक है, और ये क्या होती है एक्स एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस, और ये क्या होते हैं पॉइंट फ्रॉम द विच इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट उसके बाद है क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट सबको पता है कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं, हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारे पास, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं सारे पॉजिटिव, एक्स की ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, एक्स की और वाई की जो वैल्यू होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों क्या होती हैं पॉजिटिव। ठीक है, और वाई और ये हमारा एक्स डैश और ये हमारा वाई डैश, और सेकंड क्वाड्रेंट में वाई वाली क्या होती है पॉजिटिव और एक्स वाली क्या होती है नेगेटिव। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होता है वाई वाली नेगेटिव होती है और एक्स वाली भी क्या होती है नेगेटिव, दोनों नेगेटिव। फोर्थ वाले में क्या होता है एक्स वाली पॉजिटिव होती है और वाई वाली क्या होती है नेगेटिव होती है। ठीक है, ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट हमारे पास यहाँ पे होते हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलर मतलब नेक्स्ट डेफिनेशन क्या कहती है, पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट आर स्पेसिफाइड आर और थीटा। जो पोलर कोऑर्डिनेट है सबको पता है, पोलर कोऑर्डिनेट को किससे डिनोट करते हैं, आर और थीटा से। हम यहाँ पे थीटा हमारे पास एंगल होता है और आर हमारे पास क्या होती है, रेडियस होती है। ठीक है, तो देखो ये एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो यहाँ से देखो अब ये इतना डिस्टेंस हमारे पास x है, इतना डिस्टेंस हमारे पास y है। ठीक, ये वाला डिस्टेंस सॉरी y है, और ये हमारे पास क्या है, रेडियस r। ये मतलब मान लो मैंने r मान लिया, पी ओ पी का जो डिस्टेंस है। ठीक है, और ये p यहाँ पे पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x और y हो जाएगा। ठीक है, तो r और थीटा, थीटा हमारे पास ये एंगल और ये हमारे पास r है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आर यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस। वही मैंने अभी बताया था, ओपी का जो है डिस्टेंस वो क्या होता है हमारे पास, आर। उसके बाद थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर एंड एक्स इज नोन एज विक्टोरियल एंगल। इसको हम विक्टोरियल एंगल भी बोलते हैं और ये सबको पता है। ये हमारे पास क्या होता है, एंगल होता है किसके बिटवीन, जो हमारे पास रेडियस वेक्टर होता है और जो एक्सिस होती है। ये आर का मतलब यहाँ पे रेडियस वेक्टर भी होता है, और एक्सिस हमारे पास ये वाली एक्सिस, एक्सिस और रेडियस वेक्टर के जो बीच का एंगल होता है, मतलब जो बीच में एंगल बनता है वो क्या होता है हमारे पास, थीटा होता है, और इसको हम विक्टोरियल एंगल भी यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन और पोलर में रिलेशन वो क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म हमारे पास होती है x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। और r यहाँ पे कैसे निकालेंगे, यहाँ पे अगर हम स्केयरिंग करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्र इज इक्वल टू आर स्क्र कोस स्क्र थीटा, वाई स्क्र इज इक्वल टू आर स्क्र साइन स्क्र थीटा। दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू आर स्क्र कोस स्क्र थीटा प्लस साइन स्क्र थीटा। यहाँ से आर स्क्र मैंने कॉमन ले लिया, ये वैल्यू होगी 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू आर स्क्र। तो यहाँ से आर की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। आ गया ना समझ में कैसे किया है, तो हमारे पास ये हो गया आर की वैल्यू रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। सिमिलरली थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा यहाँ से निकालना है तो क्यों ना हम डिवाइड कर दें, ये कर दें साइन थीटा बाय कोस थीटा इज इक्वल टू, हमारे पास आर से तो आर कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास वाई बाय एक्स। तो ये हो जाएगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वाई बाय एक्स। तो थीटा हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स वाई बाय एक्स। ठीक है, आ गया समझ में, तो ये हमारे पास थीटा आ जाएगा टेंजेंट। तो पोलर और कार्टेशियन में हमारे पास ये रिलेशन बन गया आर और थीटा में। ठीक है, एक्स और वाई की फॉर्म में। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बात आती है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म हमारे पास गिवन है ये P ऑफ x1 y1 x2 y2। तो इसका डिस्टेंस सबको पता है कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का इसका अंडर रूट। ये हो गया हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में डिस्टेंस फॉर्मूला। अब पोलर फॉर्म में a पॉइंट्स है r1 थीटा 1 कोमा b पॉइंट है r2 थीटा 2। तो ए बी का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर माइनस 2r1 r2 कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2। ये आपको याद रखना है। ठीक है, समझ आ गया। पोलर फॉर्म का हमारे पास क्या रहेगा, ए r1 थीटा 1, दो कोऑर्डिनेट हमें मिलेंगे r1 और मतलब r1 थीटा 1 r2 थीटा 2 ए और बी। तो यहाँ से डिस्टेंस क्या होगा, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर माइनस 2 थीटा 1 2 r1 r2 और कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2। ये हमारे पास रह जाएगा पोलर फॉर्म का डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास होता है एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला की। हमारे पास एप्लीकेशन क्या है, फॉर गिवन 3 पॉइंट्स ए बी सी। हमारे पास कोई 3 पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है। तो देखो फर्स्ट, कोलिनियर इफ द सम ऑफ एनी 2 डिस्टेंस इज इक्वल टू द थर्ड डिस्टेंस। कोलिनियर का मतलब सीधी सीधी भाषा में 3 पॉइंट हैं हमारे पास, अगर वो एक ही लाइन पर है, ए बी सी तीनों अगर एक ही लाइन पे है तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास क्या होता है, ए बी सी जिसकी तीनों साइड्स क्या हो, इक्वल, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए। ठीक है, ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है आइसोस्केल ट्रायंगल। ये हमारे पास क्या होता है, ये ट्रायंगल है ए बी और ए सी, इसकी कोई भी दो साइड इक्वल हो, ए बी और ए सी। ठीक है, कोई दो साइड यहाँ पे इक्वल होती है, तीसरी अलग होती है। ठीक है, तो कोई भी दो हो सकती हैं, ए बी बी सी ए सी या ए बी। ठीक है, उसके बाद है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल सबको पता है जिसमें एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री का। ये इस टाइप से होती है, ए बी और सी। 90 डिग्री के सामने जो हमारे पास
साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है, और ये क्या बनती है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, जो सबसे बड़ी साइड कौन सी है, हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के इक्वल होता है इन दोनों साइड्स का सम। ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट फॉर गिवन 4 पॉइंट्स ए बी सी डी। अब हमारे पास 4 पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स के लिए हम कैसे यूज़ करेंगे, देखो 3 पॉइंट्स के लिए तो हमें ट्रायंगल का इक्विलेटर ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, अच्छा ये था हमारे पास कोलिनियर। और उसके बाद 4 पॉइंट्स जब हमारे पास गिवन हो तब उस केस में हम क्या अराइज करते हैं, पॉइंट्स, उस केस में हम स्क्वायर अराइज करते हैं। स्क्वायर सबको पता है जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो, डायगोनल भी इक्वल हो। रोम्बस भी सबको पता है, रोम्बस क्या होता है, रोम्बस में हमारे पास क्या होता है, रोम्बस ए बी बी सी सी डी ए डी, जिसकी चारों साइड्स तो इक्वल होती हैं लेकिन हमारे पास जो डायगोनल है वो इक्वल नहीं होते। पैरेललोग्राम भी सब में पता है, जिसकी आमने सामने की दोनों साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, यानी कि इक्वल होते हैं। और डायगोनल यहाँ पे भी ए बी सी और डी, जो ए सी डायगोनल है और बी डी डायगोनल है वो इक्वल नहीं होते। ठीक है, पैरेललोग्राम में। अच्छा फोर्थ हमारे पास क्या बोला है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में हमारे पास क्या होता है, वही आमने सामने की साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, और इसमें डायगोनल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ए सी इज इक्वल टू बी डी। आ गया समझ में। ये हमारे पास 4 पॉइंट्स के लिए जो है स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अनदर मेथड। अनदर मेथड क्या कहता है, मतलब ये तो वो मेथड हो गए जो जहाँ से हम पता कर सकते हैं स्क्वायर को कैसे चेक, मतलब स्क्वायर जानने के लिए क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि चारों साइड्स इक्वल आ रही हैं, डायगोनल इक्वल आ रहे हैं। रोम्बस के लिए ये कर सकते हैं, पैरेललोग्राम के लिए भी चेक कर सकते हैं, रेक्टेंगल के लिए भी। तो दूसरा मेथड क्या है चेक करने का, तो दूसरा मेथड हम क्या चेक करते हैं, विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल। डायगोनल के मिड पॉइंट निकाल के वहां से भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोलता है कोइंसाइड। कोइंसाइड अगर कोइंसाइड करते हैं कोई 2 पॉइंट तो पैरेललोग्राम को इम्प्लाई करेगा, जैसे पैरेललोग्राम को करेगा, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस को करेगा अगर कोइंसाइड करते हैं तो। और नॉन कोइंसाइड में तो नन ऑफ दीज, यहाँ पे नॉन कोइंसाइड अगर होंगे तो वो क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में कोइंसाइड और नॉन कोइंसाइड में। चलिए नेक्स्ट, विद द हेल्प ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल। डायगोनल की लेंथ से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इक्वल है तो लेंथ ऑफ डायगोनल तो क्या बनेगा, स्क्वायर और रेक्टेंगल, और अगर इन अनइक्वल है तो पैरेलल और रोम्बस। ठीक है, अगर डायगोनल नॉट इक्वल है तो पैरेललोग्राम बनेगा और रोम्बस बनेगा, मतलब डायगोनल से भी हम सीधा चेक कर सकते हैं बजाय कि चारों साइड निकालने के। और अगर इक्वल है डायगोनल तो वहाँ से हम कर सकते हैं स्क्वायर और रेक्टेंगल बता सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ स्लोप ऑफ डायगोनल्स। हाँ जी, स्लोप ऑफ डायगोनल से हम कर सकते हैं, देखो अगर परपेंडिकुलर है स्क्वायर और रोम्बस कि जो स्लोप है वो परपेंडिकुलर का मतलब अगर हमारे पास इस टाइप से है ए बी सी और डी, ठीक है, अगर उनके डायगोनल ए सी और बी डी की प्रोडक्ट क्या आ जाती है, -1 आ जाती है, मतलब साइड अगर हम निकालें ए सी और बी डी अगर -1 आ जाती है तो वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर किस केस में होंगे, स्क्वायर और रोम्बस में। अगर ये इस टाइप से अगर -1 की इक्वल आ गई तो अब समझ जाना कि ये परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर कब होंगे, जब वो स्क्वायर और रोम्बस बनाएंगे। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर नहीं आ रहा, मतलब ए सी डायगोनल की प्रोडक्ट अगर -1 के इक्वल नहीं आ रही है तो उस केस में वो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में से बनेंगे। ठीक है, आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट, स्लोप सबको पता है कैसे निकालते हैं, स्लोप को पी क्यू, यहाँ पे स्लोप कैसे निकलती है, पी और क्यू दो हमारे पास कोई भी गिवन पॉइंट्स है तो उनकी स्लोप कैसे निकालते हैं। अगर पॉइंट्स गिवन है तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है वो हमारे पास क्या होती है, स्लोप होती है। ठीक है, आ गया समझ में। अभी तक तो सारी चीज़ें बहुत ही ईजी चल रही हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम ऑलवेज बाइसेक्ट ईच अदर। बिल्कुल सही बात है, अगर हमारे पास ये डायगोनल है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, हमेशा बाइसेक्ट करते हैं, किस पे, 90 डिग्री एंगल पे। ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, काटते हैं एक दूसरे को। ठीक है, बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। अच्छा, डायगोनल ऑफ रोम्बस एंड स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर, मैंने सॉरी यहाँ पे ये बोला ना 90 डिग्री पे काटते हैं, तो ये 90 बाइसेक्ट का मतलब 90 डिग्री पे नहीं, मतलब बाइसेक्ट का मतलब एक दूसरे को काटते हैं किसी एक पॉइंट पर। ठीक है, तो बाइसेक्ट का मतलब वो है, सिर्फ स्क्वायर और रोम्बस में 90 डिग्री पर काटेंगे। ठीक है, स्क्वायर और रोम्बस में क्या होंगे, जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करेंगे, लेकिन कितने पे, 90 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है, बाइसेक्ट का मतलब 90 डिग्री पे नहीं, बाइसेक्ट का मतलब एक दूसरे को कट करना किसी एक पॉइंट पर। ठीक है, तो इन सब के तो डायगोनल जो है बाइसेक्ट तो करते हैं, लेकिन 90 डिग्री पे सिर्फ किसके करते हैं, रोम्बस और स्क्वायर के। ठीक है, चलिए सेक्शन फॉर्मूला,
सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास क्या कहता है, सेक्शन फॉर्मूला कहता है x1 y1 x2 y2, हमारे पास कोई दो पॉइंट्स हैं और वो m1 रेशो m2 में काट रहे हैं, तो इंटरनल फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है m1 m2 का, m1 x2 प्लस m2 और x1, ये 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है हमारे पास, m1 प्लस m2 डिवाइड बाई एक्सटर्नल इंटरनल, और एक्सटर्नल में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा ऊपर नीचे, ठीक है। ये हमारा क्या है यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट्स, मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट सबको पता है कैसे निकालते हैं हमारे पास, मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, हमें सी निकालना है, ये हमारे पास x1 y1 और ये हमारे पास x2 y2, मिड पॉइंट कैसे निकलेंगे, मिड पॉइंट हमारे पास कैसे निकलेंगे, सी के x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। आ गया समझ में कैसे करना है, तो देखो एक एग्जाम्पल से देखो, यहाँ पे मान लो इसके कोऑर्डिनेट हैं 1,1, इसके हैं 1,1, इसके भी 1,1 और हमें मिड पॉइंट निकालना है सी, तो क्या आएगा 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2 और 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया, यहाँ से इसका जो मिड पॉइंट आएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 + 1 2/2, यानी कि 1 और 1, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये ले लूँ कि एक मिनट, यहाँ पे अगर मैं ये ले लूँ, यहाँ पे मैंने ले लिया 2,1 और यहाँ पे मैंने ले लिया 1,2, तो इसका मिड पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2, अच्छा, और 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 3/2 और 3/2, तो कितना हो जाएगा 1.5 और 1.5, इसका मिड पॉइंट 1.5 और 1.5, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा मिड पॉइंट, आगे समझ में, ये फॉर्मूला ऐसे अप्लाई करना है। चलिए नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास, मैंने लिख रखा है इसमें, ये जो इंपॉर्टेंट आएगा वो इंपॉर्टेंट, जो स्किप करना है वहाँ पे स्किप लिख रखा है, ठीक है, बाकी मैं करवाऊंगी आपको सारे। तो देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या कह रहा है, ए लाइन AX + BY + C = 0, इस टाइप से हमारे पास कोई लाइन गिवन है, डिवाइड्स PQ इन द रेशो, PQ को डिवाइड कर रही है K/1 में, तो वहाँ से सीधा फॉर्मूला क्या निकलेगा, K निकालने का, तो इस लाइन में वो पॉइंट पुट कर दो जो हमारे पास गिवन होंगे, क्या x1 और y1, तो यहाँ पुट करेंगे विद नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। जो पॉइंट्स होंगे ना, P के पॉइंट्स तो हमारे पास होंगे x1 y1 और Q के पॉइंट्स हमारे पास होंगे x2 और y2, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा पॉइंट पुट कर देंगे और माइनस का साइन लगा देंगे और डिवाइड कर देंगे, तो वहाँ से सीधा K की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, सीधा डायरेक्ट यहाँ पे क्या रहेगा फॉर्मूला हमारे पास रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक्स एक्सिस डिवाइड्स PQ इन द रेशो, जो एक्स एक्सिस है वो PQ को किस रेशो में डिवाइड करती है, -y1/y2, और वाई एक्सिस किस में करती है, -x1/x2 में डिवाइड करती है। अच्छा नेक्स्ट पे स्टार लगा रखा है, ये क्या कहता है, इफ़ द रेशो इज़ पॉजिटिव, अगर रेशो हमारे पास पॉजिटिव आ जाता है तो डिवीजन विल बी इंटरनल, एंड इफ रेशो इज नेगेटिव तो डिवीजन विल बी एक्सटर्नल। आई बात समझ में, अगर रेशो इस टाइप का जो रेशो है, अगर ये पॉजिटिव तो आ गया तो इंटरनल मतलब डिवीजन हुई है, अगर ये नेगेटिव आ गया तो हमारे पास क्या हुई है, एक्सटर्नल यहाँ पे डिवीजन हुई है, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देखें हैं, आज का जो हमने टॉपिक किया है उससे रिलेटेड हमारे पास 10 क्वेश्चन है, ऐसे ही नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उससे रिलेटेड 10 के मैंने यहाँ पे क्वेश्चन किए हुए हैं, ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस के लिए समझ आ जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन, द ट्रायंगल विद वर्टिसेस ABBACC इज, हमारे पास ये ट्रायंगल गिवन है AB और C, ठीक है, इसके वर्टिसेस हमारे पास गिवन है A, B और C के, तो हमें बताना इक्विलेटर है, आइसोसेल है, राइट एंगल है या नन ऑफ दिस। इक्विलेटर के लिए मैंने अभी आपको पीछे बताया था, ए तीनों साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, आइसोसेल में कोई भी दो साइड होनी चाहिए, राइट एंगल में क्या होना चाहिए, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। वो कोई भी हो सकती है, किसी भी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ये आप खुद ट्राई कर लोगे। AB कैसे निकालना है, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालना है, BC भी डिस्टेंस से और AC भी डिस्टेंस से, ठीक है। तो यहाँ से आप ये चेक कर लेना ये क्या बनेगा, तीनों साइड से यहाँ पे जो है हमारे पास BC और AC क्या है, इक्वल आ रही है ना, और AB अलग है, तो यहाँ पे ये कौन सा ट्रायंगल बनता है हमारे पास, आइसोसेल ट्रायंगल बनता है, ठीक है। जो क्वेश्चन मेरे को लगेगा ना, आप खुद प्रैक्टिस के लिए छोड़ सकती हूँ मैं, तो आप लोगों के लिए छोड़ दूंगी, ठीक है, वो आपको खुद ट्राई करके देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ -1, √3 बी द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट देन इट्स पोलर कोऑर्डिनेट आर, तो पोलर कोऑर्डिनेट हमें बताना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हमारे गिवन है। पोलर कोऑर्डिनेट सबको पता है कैसे निकालते हैं, आर और थीटा। आर हमारे पास क्या होता है, √x² +
वाई स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, एक्स हमारे पास -1 है, वाई हमारे पास √3 है, और थीटा क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स वाई बाय एक्स। सारी वैल्यूज इसमें पुट करनी है तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 ऑफ वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल ABCR, ये बहुत अभी बेसिक चल रहे हैं, तो जैसे जैसे क्वेश्चंस का मतलब हाई लेवल होगा उस टाइप से आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है क्वेश्चन, बाकी जितना जल्दी होगा मैं सिलेबस आपको कंप्लीट करवा दूंगी, और फिर उसके बाद हम ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए 2 ऑफ वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल ABCR, A 4,6 और B हमारे पास है 2,7। इफ 6,1 बी द मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड AC, देन मिड पॉइंट ऑफ BCR। ठीक है, आगे समझ में हमारे पास क्या गिवन है, एक हमारे पास ट्रायंगल गिवन है। ठीक है, 2 वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल हमारे पास गिवन है, जैसे ये है A B और C, इसके हमारे पास 2 वर्टिसेस गिवन है, A गिवन है और B गिवन है 2,7। इफ 6,1 इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड AC का जो मिड पॉइंट की साइड है उसका क्या दे रखा है, 6 और 1 दे रखा है, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट ऑफ BC का हमें मिड पॉइंट निकालना है, और BC का मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, जब हमें C पता होगा तो XY यहाँ से निकाल लो, x + 4 मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगेगा, डिवाइड बाई 2 किसके इक्वल है, 6 के इक्वल। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 6 दूनी 12, 12 में से 4 गए 8 हमारे पास। ठीक है, ये आ जाएगी 8, और सिमिलरली y की जब निकालेंगे तो -4, तो इन दोनों से मिड पॉइंट हम निकाल सकते हैं BC का, तो वहाँ से आप निकाल लेना, हमारा C ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 2,3 -3 एंड -5,6 इज डिवाइडेड बाय y एक्सिस इन द रेशो। y एक्सिस को किस रेशो में डिवाइड करते हैं, अभी फॉर्मूला मैंने बताया था, मतलब ये क्वेश्चन सारे किस टाइप से आ रखे हैं ये आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ कैसे फॉर्मूला हमें लगाना है। तो लाइन जॉइनिंग द पॉइंट x1 y1 x2 y2 इज डिवाइडेड बाय y एक्सिस इन द रेशो, किस रेशो में, x एक्सिस को डिवाइड करती है -y1 बाय y2 और y एक्सिस -x1 बाय x2। तो देखो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, किस में निकालना, y एक्सिस में, तो -x1 डिवाइडेड बाय x2, 2/5 माइनस का, तो ये कौन सा है, इंटरनली आ जाएगा। अगर इंटरनली पूछे तो इंटरनली, तो ये पॉजिटिव आया है तो 2:5, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 3 वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम इन ऑर्डर, ये हमारे पास पैरेललोग्राम के 3 वर्टिसेस गिवन है, A B और C गिवन है, D हमें नहीं गिवन, देन इट्स 4th वर्टेक्स हमें बताना है। तो पैरेललोग्राम जो क्या है वो बाइसेक्ट करते हैं, अभी बताया था डायगोनल को ईच अदर, तो यहाँ से इनका मिड पॉइंट निकल जाएगा A का, और इसका यहाँ से निकाल लेंगे, तो मिड पॉइंट जब हमारे पास आ जाएगा तो D की वैल्यू हम निकाल लेंगे। D की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x की, और y की जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4,4। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द पॉइंट 5,8 डिवाइड्स AB इंटरनली इन द रेशो 2:1 में डिवाइड कर रहा है। इफ A 3, 4 एंड B ए पॉइंट, देन पॉइंट विल बी हमें बताना है, A और B। A हमारे पास 3,4, B हमने मान लिया x और y, क्योंकि ये निकालना है, 2:1 में डिवाइड कर रहा है और इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो पॉइंट कौन सा है, 5 और 8। इंटरनली डिवाइड कर तो प्लस आएगा, तो 2x + 3 डिवाइडेड बाय हमारे पास 8 और 5 कितना आ जाएगा, 2 और 1 3, और 8 किसके इक्वल है, 5 के इक्वल। सिमिलरली 8 के बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, 2y + 4 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ से x और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 1, -2 एंड 1, 2 आर एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायगोनल, डायगोनल्स के हमारे पास एंड पॉइंट्स गिवन है, ऑफ ए स्क्वायर है। अच्छा, एंड 3h और -1 के आर अनदर एंड पॉइंट्स, तो इसके डायगोनल बताओ h और k की वैल्यू, तो बहुत ईजी है, 90 डिग्री पे ये कट करते हैं, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, h और k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, इफ 0, -1 and 0,3 are 2 opposite vertices of a square, then the other 2 vertices is, देखो ये 2 vertices बता रखे हैं किसके, स्क्वायर के अपोजिट हैं। ठीक है, तो ABCD हमारे पास स्क्वायर हो गया, एक वर्टिसेस ये हो गया, एक ये हो गया, अपोजिट है ना एक दूसरे के, तो ये 2 बताने, ये बीच वाला क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से ये P इसको नाम दे दिया PQ, इसको नाम दे दिया XY, तो ये भी हम ऐसे ही निकाल सकते हैं। ठीक है, B और D के हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे। ओके,
आगे समझ में। ये आपको ट्राई करने हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। खुद से करोगे ना प्रैक्टिस, तभी जाके आपका हाथ बैठ जाएगा अच्छे से, तभी तो हम पेपर में क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। और जितना हम ज़्यादा खुद सोल्व करने की कोशिश करेंगे ना, उतना ही हमारा माइंड वहाँ पे चलेगा, ठीक है। चलिए, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 5,0 एंड 10 cos थीटा 10 sin थीटा इज डिवाइडेड बाय ए पॉइंट P इन द रेशो, किस रेशो में, 2:3 में डिवाइड कर रही है। और पॉइंट क्या है, वेर इज देन लोकस ऑफ P हमें बताना है, लोकस ऑफ P यानी कि XY हमें यहाँ पे वैल्यू बतानी है। तो वही सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे लगा दो। सेक्शन फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो इस टाइप से इक्वेशन बन जाएगी। तो वहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगी, ये बन जाएगा हमारे पास सर्कल की इक्वेशन, ठीक है। आगे समझ में, ये आप ट्राई करना। ये भी द पॉइंट हमारे पास ये 4 पॉइंट्स हैं, वर्टिसेस गिवन है, वर्टिसेस ऑफ ए हमारे पास ये गिवन है, A B C और D। तो हमें बताना है ये स्क्वायर बनेगा, रोम्बस बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा या ट्रेपिज्म बनेगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ से बता देना, ठीक है। ABCD ये दोनों ही आपस में बराबर नहीं है, AB और CD दोनों साइड आपस में बराबर नहीं है, तो ना तो वो स्क्वायर बनेगा, ना वो रेक्टेंगल बनेगा, ना वो रोम्बस, क्योंकि इन तीनों में तो क्या होते हैं, इक्वल होती हैं साइड। तो यहाँ पे कोई भी इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या बनेगा, ट्रेपिज्म हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या कह रहा है, इफ़ A x1 y1 B हमारे पास x2 y2 एंड C हमारे पास x3 y3 आर वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल ABC के हमारे पास ये वर्टिसेस हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि सेंट्रोइड हमारे पास क्या होता है। सेंट्रोइड हमारे पास क्या होता है, सबको पता है सेंट्रोइड क्या होता है। तो देखो हमारे पास ये क्या कह रहा है, centroid the point of intersection of a medians of the triangle is known as a centroid of the triangle and it is denoted by G। ये हमारे पास कोई ट्रायंगल है A B और C, तो सेंट्रोइड हमारे पास ये G पॉइंट है, जो इसको हम बोलेंगे क्या, सेंट्रोइड, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। तो ABC के जो मीडियंस हैं, क्या AB का मीडियन मिड पॉइंट ये, AC का ये हो गया, और BC का हमारे पास ये हो गया, और इनको हम मिला देंगे तो यहाँ से जो सेक्शन ऑफ पॉइंट बनेगा, मतलब इंटरसेक्शन जो पॉइंट होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेंट्रोइड हो जाएगा, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ABC के जो वर्टिसेस हैं उनको ऐड करना और डिवाइड करना 3 से, x1 + x2 + x3 डिवाइड बाई 3, y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाई 3। और ये जो हमारे पास मीडियन होता है, ये बात याद रखना, जो सेंट्रोइड होता है AG रेशो GD ये 2:1 में डिवाइड करता है। AG रेशो GD किस में होता है, 2:1 में। ये अंडरस्टूड है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। जो इनका रेशो होता है वो क्या होता है, 2:1 होता है। सेंट्रोइड क्या होता है, मीडियंस को कट करना के बाद जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आता है वो हमारे पास क्या होता है, सेंट्रोइड होता है, ठीक है। आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट, इन सेंटर हमारे पास क्या होता है, जैसे हमारे पास ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है। इन सेंटर का जो कनेक्शन होता है वो एंगल के बाइसेक्टर से होता है। तो ये हमारे पास ट्रायंगल है, इन सेंटर का मतलब ट्रायंगल के अंदर जो सेंटर बन रहा है ना, और जो सेंटर का जो मिड पॉइंट है, मतलब जो सेंटर सर्कल का जो सेंटर है, ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल बन रहा है और सर्कल का जो सेंटर है वो हमारे पास क्या होता है, इन सेंटर, मतलब अंदर की तरफ, ठीक है, इन सेंटर। तो यहाँ से ये A है, ये B है और ये C है, BC। यहाँ से AC की जो लेंथ होती है वो किससे डिनोट करते हैं हम, B से। AB की लेंथ को डिनोट करते हैं C से, और BC की जो लेंथ आती है उसको AC से। तो ये तीनों निकालने हैं और उसकी मल्टीप्लाई करनी है इनके कोऑर्डिनेट्स के साथ, मतलब जो इनके वर्टिसेस हैं, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। तो कैसे करेंगे, A की x1 + B x2 + C x3 डिवाइड बाई A + B + C, जो हमने ये लेंथ निकाली है, कोमा A y1 + B y2 + C y3 डिवाइडेड बाई A + B + C। ये इन सेंटर निकालने का हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए क्या बोलता है ये, इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल, सो इट इज द सेंटर ऑफ द इन सर्कल विच टचेज ऑल द साइड्स इंटरनली, आल्सो इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A meets अपोजिट साइड BC at D, then BD रेशो DC इज इक्वल टू AB रेशो AC। BD और DC का जो रेशो रहेगा, BD और किसका बोला है, BD रेशो DC, BD जो ये वाला D पॉइंट है, BD और DC का रेशो जो है बराबर है, और AB और AC का रेशो यहाँ पे बराबर है, ठीक है।
आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद है सर्कम सेंटर। जो सर्कल जो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो मतलब सॉरी ट्रायंगल है, ट्रायंगल के बाहर जो सर्कल बनेगा वो हमारे पास क्या होगा, सर्कम सेंटर। और मतलब ट्रायंगल का जो सेंटर है और इस सेंटर से हमने जो बाहर की तरफ सर्कल ड्रॉ करा है वो हमारे पास क्या होता है, ये पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, सर्कम सेंटर होता है। ठीक है, ये पॉइंट क्या होता है, सर्कम सेंटर, ये वाला। इन सेंटर तो ट्रायंगल के अंदर सर्कल बनेगा और सर्कम सेंटर में ट्रायंगल के बाहर सर्कल बनेगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, साइड ऑफ द ट्रायंगल इज नोन इज एज ए सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। तो ये कैसे निकालते हैं, इसमें जो हमारे पास जो बीच का सेंटर पॉइंट होता है उसको नाम दे दिया ओ, तो ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर, ये तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सर्कम सेंटर में, तो सर्कम सेंटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज द मिड पॉइंट ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बात लिखी, इसने क्या बोला है, जो सर्कम सेंटर, अगर कोई हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, और इसका हमसे सर्कम सेंटर पूछ ले, तो जो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होगा, हाइपोटेन्यूज ये होती है हमारे पास 90 के सामने जो है साइड होती है, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा वो हमारे पास क्या होगा, सर्कम सेंटर होगा। ठीक है, आ गया समझ में। तो चलिए नेक्स्ट, उसके बाद है हमारे पास ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर हमारे पास क्या कहता है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड। क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा वो हमारा क्या है, ऑर्थो सेंटर है। ठीक है, ये हमारा जो एल्टीट्यूड है हमारे पास, ये एल्टीट्यूड यानी कि लंब जिसको हम बोलते हैं, और उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ये वाला, वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर। अच्छा, ऑर्थो सेंटर ऑफ ए राइट एंगल, कोई हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है तो उसका जो ऑर्थो सेंटर होगा वो क्या होगा, जहाँ पे राइट एंगल हमारा बन रहा है, यानी कि जिस पॉइंट पे हमारा रेक्टेंगल बने राइट एंगल बनेगा वो उसका क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर हो जाएगा, वो पॉइंट उसका क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, उस पॉइंट का वर्टिसिस। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट रिजल्ट क्या कहता है, इफ द ट्राइंगल इज इक्विलेटरल देन सेंट्रोइड इन सेंटर ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इज कोइंसाइड, मतलब जीरो आ जाएगा वहाँ पे सारी चीज़ें। अगर ट्राइंगल क्या है, इक्विलेटरल है, तो उसका जो सेंट्रोइड होगा वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सेंट्रोइड इन सेंटर ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, यानी कि कोइंसाइड कर जाएंगे। आ गई समझ में। नेक्स्ट रिजल्ट, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर आर ऑलवेज कोलिनियर, ये सारे एक ही पॉइंट पे होते हैं, मतलब एक ही लाइन पर होते हैं। क्या, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर, और ये क्या होते हैं, सेंट्रोइड तो जो है अभी बताया था, डिवाइड लाइन जॉइनिंग ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इन रेशो 2:1 में ये डिवाइड करता है, क्या, सेंट्रोइड। ठीक है, एक बात याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको एज ए रिजल्ट भी पेपर में पूछ सकते हैं। क्या, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर जो होते हैं हमेशा कोलिनियर होते हैं, यानी कि एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इन एन आइसोसेल ट्राइंगल सेंट्रोइड ऑर्थो सेंटर इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर लाइज ऑन द सेम लाइन। अगर आइसोसेल ट्राइंगल है, आइसोसेल ट्रायंगल है, तो जो इसमें हमारे पास ये बनेगा ना, ये जो सेंट्रोइड बनेगा, सर्कम सेंटर बनेगा, इन सेंटर बनेगा, वो क्या होंगे, एक ही लाइन पर होंगे सारे। ठीक है, एक ही लाइन पर बनेंगे। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये कुछ रिजल्ट्स है, ये आपको याद करने हैं ताकि अगर स्टेटमेंट भी इनकी पूछे तो आप बता सकें। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इनसे रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ 6,4 एंड 2,6 are two vertices of a triangle and its centroid is 4,6, then its third vertex will be। सेंट्रोइड का फॉर्मूला सबको पता है, x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3, कितना देर का है, 4, तो यानी कि 4, और दूसरा y1 + y2 + y3 डिवाइड बाई 3, कितना देर का है, 6। कंपेयर कर देंगे, दो वर्टेक्स हमारे पास गिवन है, तो तीसरा हम निकालेंगे, तीसरा हमने x3 और y3 मान लिया, वहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, इन सेंटर सबको पता है कैसे निकालना है, वर्टिसेस हमारे पास गिवन है, हमें निकालना है लेंथ ए बी और सी, ये निकालनी है। ए कैसे निकालेंगे, लेंथ मतलब ए बी सी का डिस्टेंस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। बी सी की क्या आएगी, 3 - 0 का स्क्वायर यानी कि 9 + 0 - 4 का स्क्वायर यानी कि 16, और 9 कितना हो गया, 25 का कितना हो गया, 5, तो ए की वैल्यू आ गई 5, और मल्टीप्लाई करेंगे x1 a इंटू x1 + b इंटू x2 + c इंटू x3, तो यहाँ से ये सारे वैल्यूज निकाल देंगे, और नीचे क्या आ जाएगा, a + b + c आ जाएगा। ठीक है, 12, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा इन सेंटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस ए बी बी ए सी ए, हमारे पास गिवन है ए बी और सी। ऑर्थो सेंटर हमें निकालना है, ऑर्थो सेंटर
कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे क्या ये राइट एंगल बन रहा है। तो राइट एंगल अगर बनेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट एंगल अगर बनेगा तो हमारे पास जो होगा ऑर्थो सेंटर, तो जहाँ पे राइट एंगल बनता है वही हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे बनता है। तो पहले इसको चेक करो, ए बी बी सी और ए सी हम निकाल लेंगे। तो ए बी बी सी ए सी तीनों साइड्स हमने निकाल ली। और अगर ये अप्लाई होता है ना, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो यहाँ पे इसका मतलब हमारा जो है राइट एंगल कहाँ पे बनेगा, कहाँ पे, ये तो हाइपोटेन्यूस होती है साइड ए बी, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी कॉमन आ रहा है, तो यानी कि सी पे हमारा 90 डिग्री बन रहा है। तो सी के जो पॉइंट होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, ए कोमा ए, यानी कि ये ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। एक हमने अभी ये पढ़ा था कि मिड पॉइंट भी होता है, वो किस में होता है, वो किस केस में होता है, दोबारा देखते हैं हम। वो होता है हमारा सर्कम सेंटर में। ठीक है, सर्कम सेंटर में अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, तो हाइपोटेन्यूस का जो मिड पॉइंट होगा वो हमारा सर्कम सेंटर हो जाएगा। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। अभी ऑर्थो सेंटर पूछा था, तो ऑर्थो सेंटर जहाँ पे हमारा अगर ये बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, तो जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा वही उसके पॉइंट क्या हो जाएंगे, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल बी, ट्रायंगल के वर्टिसेस हमारे पास गिवन है, सर्कम सेंटर निकालना है। अभी बताया था ओ ए का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर और ओ सी का स्क्वायर, ये सब निकालना है। ये सारी वैल्यू निकाल देना, वहाँ से हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस, ट्रायंगल के हमारे पास वर्टिसेस गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर निकाल लो और सर्कम सेंटर निकाल लो। तो ए बी बी सी और ए सी निकाल लिया। अब ये तीनों मतलब इक्वल आ रहे हैं लेंथ, √3, ये भी √3 और ये भी √3, बिकॉज ट्रायंगल, तो ट्रायंगल कैसा हो गया, इक्विलेटरल। वो मैंने क्या बोला था, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर इन सेंटर वो क्या होंगे, कोइंसाइड करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 0। ठीक है ना, पता चल गया कैसे अप्लाई करना था। शायद अब क्लियर भी हो गया होगा आपको डेफिनेशन की क्या कह रही थी मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज नॉट इक्वल टू ए सी, राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, ए बी और ए सी बराबर नहीं है। इफ इट्स वर्टिसेस ए बी और सी हमारे पास गिवन है, देन इट्स सर्कम सेंटर हमें बताना है। तो राइट एंगल तो है हमारे पास, ये रहा, ए हमारे पास गिवन है, ये बी और सी गिवन है, बी और सी से हमने क्या निकाल लिया, मिड पॉइंट निकाल लिया। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल तो बन रहा है तो हमने ये निकाल लिया मिड पॉइंट। तो हमें सर्कम सेंटर बताना है। सर्कम सेंटर अब क्या बताना है, राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है। अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कि सर्कम सेंटर क्या होता है, जो अगर हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बने तो जो हाइपोटेन्यूस से होती है उसका क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। तो हमारे पास बी और सी साइड दोनों दे रखे हैं, उसका जो मिड पॉइंट आएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सर्कम सेंटर हो जाएगा। सो ईजी, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इफ टू वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, ए और बी of its centroid lies on x axis and vertex c lie on y axis, then c is। तो देखो, टू वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी, ये गिवन है। इसने बोला है ए पॉइंट तो है 2,-3 और बी ऑफ इट्स सेंट्रोइड लाइज ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस हमारे पास ये होगी। ठीक है, तो ये इस पे लाई करता है। बी पॉइंट हमारे पास क्या है, -5 और 1, और सी क्या है, लाई ऑन वाई एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस पे है तो यहाँ पे ये पॉइंट हो जाएगा 0,y। ठीक है, इस टाइप से। अच्छा, उसके बाद क्या बोला है, तो सी का हमें कोऑर्डिनेट निकालना है। ए हमारे पास गिवन है तो ये भी हमारे पास इजी निकल जाएगा। ठीक है ना, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास ए ऑप्शन। ठीक है, निकाल लोगे सी, 0 और वाई, ये आप लोगों के लिए होमवर्क मैं छोड़ रही हूँ, ये आपको करना है। ये सारे यहाँ पे जो कंसेप्ट है कौन सा यूज़ होगा और कैसे इसका डायग्राम बनेगा, ये सारे आपको करना है। अगर ना हो तो फिर मैं बताऊंगी। वैसे बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अभी तक कितने हमने क्वेश्चन कर लिए हैं वो कैसे करने हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर, हमारे पास कोऑर्डिनेट गिवन है मिड पॉइंट ऑफ ए साइड, ए ट्रायंगल हमारे पास गिवन है ए बी सी, सबके मिड पॉइंट्स हमारे पास गिवन है। तो ये पॉइंट गिवन नहीं है, ए बी और सी हमारे पास गिवन नहीं है। तो हमें बताना है देन एब्सिसा ऑफ इंसेंट्रीज, एब्सिसा का मतलब यानी कि एक्स एक्सिस का पॉइंट हमें बताना है। तो एक बात देखो, ध्यान से समझना, मैं यहाँ पे ट्रिक से आपको बता रही हूँ। अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है ए बी सी, उसके अगर हमारे पास मिड पॉइंट गिवन है, मिड पॉइंट अगर उस ट्रायंगल के हमारे पास गिवन है, तो देखो ये वर्टिसेस कैसे निकालते हैं। ये हमारे पास है क्या गिवन है, मिड पॉइंट, ये है हमारे पास 0, ये एक मिनट, ये इस टाइप से ट्रायंगल है ए
बी और सी। तो मिड पॉइंट गिवन है, ये है 0,1, कोई कहीं पर भी मान लो 1,1 और ये हो गया 1,0। इस टाइप से हमारे पास गिवन है। ए बी सी और की वैल्यू निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो ए के पॉइंट्स निकालने हैं। तो ए के जब हमने पॉइंट्स निकालने हैं तो हमें ये 2 पॉइंट्स ले लिए, कौन से, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये 2 पॉइंट्स ले लिए क्योंकि ये ए के करीबी रिश्तेदार हैं। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करो, 1 + 1 करो और माइनस में क्या करो, ये जो दूर का रिश्तेदार है इसको हटा दो, माइनस कर दो 0। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 2, ये आ गया 2। अब 0 + 1 और माइनस कर दो 1, 0 + 1 और माइनस कर दिया 1, यह क्या आ गया, 0। आ गई बात समझ में, जो करीबी रिश्तेदार हैं उनको ऐड करना है, जो दूर का यहाँ पे रिश्तेदार है उनको माइनस कर दो। ये आ गया ए का। अच्छा, अब सी का निकालना है। सी के करीबी कौन से हैं, ये, इन दोनों को ऐड करो, मतलब फर्स्ट वाले को 1 + 0 - 1 0। अच्छा, 1 + 1 2 - 0 यानी कि 2, 0,2। सेम यहाँ से अब बी का निकालेंगे, तो बी का क्या आ जाएगा, ये करीबी रिश्तेदार है, तो 0 + 1 - 1 0, यहाँ पे 0 + 1 - 1 यानी कि 0। ठीक है, ए बी और सी। अब हमें क्या निकालना है, एब्सिसा ऑफ इन सेंटर, एब्सिसा ऑफ इन सेंटर हमें यहाँ पे निकालना है। अब हमें ए बी और सी की यहाँ पे वैल्यू पता चल गई, तो देखो ए बी और सी की हमने ये वैल्यू निकाल ली, इन सेंटर हमें निकालना है। तो इन सेंटर का सबको पता है फॉर्मूला क्या होता है, तो एक्स एक्सिस का यहाँ पे हम पॉइंट यहाँ पे बता देंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस का, और ये हमारे पास एक्स एक्सिस आएगा, ये वाई एक्सिस। फॉर्मूला सबको पता ही है, a × x1 + b × x2 + c × x3 डिवाइडेड बाई a + b + c। ठीक है, तो यहाँ से a निकाल लेंगे, b निकाल लेंगे, c निकाल लेंगे, वर्टिसेस हमने निकाल ही लिए। ओके, आ गया समझ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन ए ट्राइंगल ए बी सी G इज द सेंट्रोइड एंड D इज द मिड पॉइंट ऑफ पी सी, इफ A इज इक्वल टू 2 3 एंड G सेंट्रोइड हमारे पास गिवन है, कोऑर्डिनेट ऑफ D हमें बताना है। तो बहुत ही इजी है, ए बी सी ट्राइंगल गिवन है, ए का हमारे पास पॉइंट गिवन है, जी हमारे पास गिवन है और डी का हमें बताना है। तो अभी हमने पता था AG/GD 2:1 में डिवाइड करता है सेंट्रोइड। ठीक है, तो वहाँ से सेक्शन फॉर्मूले से हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल, यहाँ पे क्या कहता है, इफ ए वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल is 1 1 and the midpoint of two sides through this vertex are -1,2 3,2 then the centroid of this triangle is। ये भी हमारे पास बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ट्रायंगल का एक वर्टेक्स हमारे पास गिवन है, मिड पॉइंट एंड द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स थ्रू, मिड पॉइंट हमारे पास गिवन है। देखो ये वर्टेक्स है, एक वर्टेक्स हमने मान लिया 1 1, मिड पॉइंट हमारे पास गिवन है -1 और 2, -1 और 2 3 और 2। तो देन द सेंट्रोइड हमें बताना है, तो यानी कि बी और सी हम निकाल लेंगे। अभी बताया था कैसे निकालना है बी और सी को। ठीक है, तो निकाल लेना, इसको मान लो एक्स और वाई, इसको मान लो ए और बी। तो ये 2 पॉइंट्स और हमें यहाँ पे निकालने हैं। ठीक है, चलिए निकल जाएंगे, हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्या कहता है, अब है एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास क्या कहता है, सबको पता है कैसे निकालते हैं, ये तो 9th 10th क्लास का ही क्वेश्चन है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का। तो ये ए बी और सी 3 पॉइंट्स हमारे पास कोऑर्डिनेट गिवन है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 गिवन बाय। तो फॉर्मूला क्या है, या तो ये फॉर्मूला लगाओ या ये वाला फॉर्मूला, 3 यहाँ पे फॉर्मूले राइज होंगे, जिसको जो याद होता है वो यहाँ पे याद कर सकता है। तो देखो 1/2 तो बाहर आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला बाहर, इसको हम ऐसे याद करते हैं 123 1 2 3 यानी कि x1 x2 x3। फिर उसके बाद 1 के बाद क्या आएगा, यहाँ पे काउंटिंग लिख दो 2 3 2 प्लस तो आएगा साथ में 2 3, फिर 2 के बाद 3 फिर 1, 3 के बाद क्या आएगा 1 और 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा x1 y2 - y3 प्लस x2 आ जाएगा, फिर y3 - y1 और फिर x3 फिर y1 - y2। ये एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, मैं तो ऐसे ही याद करती हूँ, दोबारा बताऊँ, पहले 1 2 3 काउंटिंग लिख लो, बीच में प्लस का साइन कर लो, कर लिया। फिर यहाँ पे 1 के बाद क्या आता है 2 और 3, यहाँ पे माइनस कर लो। फिर ये 2 के बाद 3 और 1 माइनस कर लो। 3 के बाद क्या आता है 1 फिर 2 माइनस कर लो। फिर यहाँ पे सबको पता है ये वैल्यू रख दो, था ना इजी तरीका। चलिए नेक्स्ट दूसरा डेटरमिनेंट मेथड से 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1, यहाँ से इसका डेटरमिनेंट निकालो। नेक्स्ट ये हमारे पास क्या कहता है 1/2
ये इसको लिखेंगे x1 x2 x3 फिर x1 फिर y1 y2 y3 फिर y1, इसको इसमें से माइनस करेंगे, फिर y3 माइनस x2, इसको इसमें से, बीच में प्लस का साइन। तो ये तरीका है। अगर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर पूछ ले, अगर चार साइड हमारे पास गिवन हो तो ये कैसे निकलेगा, 1/2 x1 माइनस x3 y1 माइनस y3 x2 माइनस x4 y2 माइनस y4। क्या करना है, x1 x2 लिखना है माइनस x3 x4, फिर यहाँ पे y1 y2 माइनस करना है y3 और y4। ठीक है, ये एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर का हमारे पास फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विद वर्टिसेस पोलर फॉर्म। ए हमारे पास गिवन, अब ये पोलर फॉर्म में है, ये आपको स्किप करना है तो आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास नहीं पूछेंगे, और याद रखना है तो किसी को याद होता है तो याद कर सकते हैं। पोलर फॉर्म में हमारे पास 3 वर्टिसेस हैं, r1 θ1 r2 θ2 r3 θ3 इज गिवन बाय, तो 1/2 मोड ऑफ, ये मोड में चलेगा, r1 r2 साइन θ2 माइनस θ1 r2 r3 1 2 2 3 3 1 ऐसे, फिर θ2 1 3 2 और 1 2, इसमें साइन में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद इफ इट ए बी द साइड ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल हमारे पास क्या होता है, सब बच्चों को पता है, √3 इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। नेक्स्ट, इफ एल्टीट्यूड ऑफ एनी इक्विलेटर ट्रायंगल इज पी, अगर हमारे पास इक्विलेटर ट्रायंगल का एल्टीट्यूड गिवन है तो उस वहाँ पे एरिया जो हमारे पास होगा वो क्या आएगा, पी स्क्वायर बाय √3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 0। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास 0 है तो क्या होगा, कोलिनियर होगा। ठीक है, कोलिनियर है तो 0, अगर ट्रायंगल 0 आ जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल तो कोलिनियर। ठीक है, उसके बाद एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया है वो भी x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4, तो कैसे निकालते हैं, 1/2 x1 x2 x3 x4, सेम 3 के लिए जैसे अभी निकाला था वैसे इसको सोल्व करना है। ठीक है, रिजल्ट, इफ टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल आर, हमारे पास रेक्टेंगल की दो अपोजिट वर्टिसेस हैं ए और बी, मान लो ये हैं, आर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल तो जो एरिया है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा y2 माइनस y1 इंटू x2 माइनस x1, और मोड, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता तो इसलिए मोड पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, इफ टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर आर ए एंड सी, स्क्वायर के हमारे पास अपोजिट वर्टिसेस गिवन है, तो जो हमारे पास ये आएंगे, क्या एरिया बनेगा वो क्या बनेगा, एरिया इज इक्वल टू 1/2 AC स्क्वायर, यानी कि डायगोनल का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। ये क्या कहता है, पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। देखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस हमारे पास क्या कहती है, पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन की अब हम बात करते हैं, तो देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे 0 0 है। ठीक है, ओरिजिन, अब मैंने इस ओरिजिन को उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, देखो यहाँ से बता रही हूँ, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे ये क्या है, ओरिजिन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं इस ओरिजिन को उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ, मान लो यहाँ ले आई, तो ये एक्स एक्सिस हो जाएगी और ये वाई एक्सिस हो जाएगी, यानी कि मैंने इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया ओरिजिन को, और इसको नाम दे दिया ओ डैश। ठीक है, और यहाँ पे इसको जब मैं मिलाऊंगी ये वाला, तो यहाँ पे तो जो हमारा ये डिस्टेंस होएगा उसको नाम दे दिया एच और इसको नाम दे दिया के, ये हमारा कंप्लीट क्या है हमारे पास एक्स एक्सिस, और ये कंप्लीट क्या है हमारे पास वाई एक्सिस। ठीक है, ये पॉइंट जो हमारे पास होगा ना, ये वाला पॉइंट जो ये एक्स साइड है ये वाई है, तो पी पॉइंट हो जाएगा एक्स कोमा वाई। तो ये नया अब शिफ्ट किया है ओरिजिन, 0 को उठा के यहाँ शिफ्ट किया है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा पी ऑफ एक्स डैश पॉइंट और पी ऑफ वाई डैश। और यहाँ पे जो एक्स डैश और वाई डैश होंगे ना, कितना चेंज हुआ है, यहाँ पे एच का चेंज हुआ, इतना चेंज हुआ है एच का, यहाँ पे के का चेंज हुआ, तो यानी कि जो असल में एक्स डैश और वाई डैश की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्स डैश की जो वैल्यू आएगी, एक मिनट, जो हमारे पास एक्स डैश की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी एक्स माइनस एच, और वाई डैश की वैल्यू आ जाएगी वाई माइनस के। ये हमने शिफ्ट कर दिया ओरिजिन को। ठीक है, तो न्यू ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ कर्व कैन बी ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग एक्स प्लस एच इन प्लेस ऑफ एक्स एंड वाई प्लस के, मतलब एक्स की जगह एक्स प्लस के, एच पुट करना है क्योंकि कितना चेंज हमने किया है ना, ओरिजिन को उठा के कितना शिफ्ट किया है, तो एच चेंज हुआ है और वाई एक्सिस में के का चेंज हुआ है, तो वही एक्स को एक्स प्लस एच में चेंज करना है, वाई को वाई प्लस के में हम चेंज करेंगे। ठीक है, सेकेंड, उसके बाद क्या है, रोटेशन
ट्रांसफॉर्मेशन, रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहते हैं? विदाउट शिफ्टिंग ओरिजिन द कोऑर्डिनेट एक्सिस विल बी रोटेटेड एट एन एंगल थीटा, द न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एक्स वाई विल बी एक्स डैश एंड वाई डैश। तो एक्स डैश के जो पॉइंट होंगे, मतलब ओरिजिन को शिफ्ट ना करके, मान लो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ओरिजिन ऐसे ही है, तो ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, मतलब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इसको, इस लाइन को उठा के मैं यहाँ ले आई, और जो ये वाई वाला है इसको घुमा दिया मैंने ऐसे, मतलब ये इस टाइप से घूम गया। आप थोड़ा इमेजिन करके देखो, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास वाई है, तो ये अब हमारे पास नई लाइन बन जाएगी एक्स डैश, मतलब एक्स, और ये एक्स डैश, मतलब इस लाइन को उठा के मैंने ऐसे तिरछा कर दिया और इस लाइन को कर दिया, तो ये बन जाएगी वाई और वाई डैश, तो ये रोटेट हो गई, ठीक है। मतलब ओरिजिन तो वही रहा, बस हमने इसको घुमा दिया, ठीक है। थोड़ा इमेजिन करना, तो वहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होंगे एक्स डैश के, वो हो जाएंगे एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और जो वाई डैश के कोऑर्डिनेट होंगे वो हो जाएंगे माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा, ठीक है। आगे समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट। ये क्या कहता है? लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट देन इट्स इमेज विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अगर पूछे कि एक्स एक्सिस की इमेज बताओ, तो क्या जो पॉइंट होगा एक्स एक्सिस की पूछे तो वाई में चेंज कर देना विद नेगेटिव साइन, वाई एक्सिस की पूछे तो एक्स में चेंज कर देना वाई नेगेटिव साइन। मतलब एक्स एक्सिस में एक्स का कोऑर्डिनेट सेम रखना, वाई एक्सिस में वाई का कोऑर्डिनेट सेम रखना, सिर्फ एक्स एक्सिस में वाई को चेंज करने देना, मतलब वाई को आगे नेगेटिव साइन लगा देना, वाई एक्सिस में एक्स के आगे नेगेटिव साइन लगा देना, ठीक है। ये यहाँ पे ग्राफ बनाया हुआ है। और ओरिजिन पूछे तो एक्स और वाई के दोनों के तरफ, मतलब दोनों साइड नेगेटिव साइन लगा देना। y इज इक्वल टू एक्स पूछे तो चेंज कर देना x को y में, y को x में, तो इस टाइप से हमारे पास वो इमेज आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट, लोकस, पाथ और कर्व मेड बाय ए मूविंग पॉइंट सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन, ठीक है। लोकस क्या होता है? कोई पाथ या कोई कर्व मेड बाय मूविंग पॉइंट सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, पॉइंट को मूव करवा दिया हमने, तो जो वहाँ से कर्व बनेगा या कोई रास्ता बनेगा, पाथ, वो क्या होता है? लोकस ऑफ पॉइंट या लोकस बोलते हैं। इक्वेशन ऑफ लोकस क्या होती है? द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ ए पॉइंट इज दैट इक्वेशन विच इज सेटिस्फाइड बाय द कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट को जो सेटिस्फाई करे, ठीक है। वर्किंग रूल क्या कहता है? एच के जो पॉइंट गिवन है वो एच के इस पॉइंट को गिवन कंडीशन में पुट करना है, फिर उसके बाद एलिमिनेट करना है वेरिएबल को, एच को रिप्लेस करना है कि एक्स से, के को रिप्लेस करना है वाई से। सो दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आएगा वो हमारे पास आंसर ही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। इफ द डिस्टेंस ऑफ ए वेरिएबल फ्रॉम वाई एक्सिस इज ट्वाइस इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस का जो डिस्टेंस है वो ट्वाइस है किसके? डिस्टेंस के, वाई एक्सिस का जो डिस्टेंस है वो ट्वाइस है किसका? डिस्टेंस एक्स एक्सिस के ट्वाइस। तो इसका लोकस बताना है, तो इसको सोल्व कर दो। मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मतलब डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो यहाँ स्केयरिंग करेंगे तो पेयर ऑफ क्या बनेगी? स्ट्रेट लाइन बनेगी, एक्स माइनस टू वाई एक्स प्लस टू वाई, जब इसको खोलेंगे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ दिस पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स गिवन है, वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटर, मतलब क्वाड्रिलेटर के पॉइंट्स गिवन है, एरिया बताना है, सबको पता है फॉर्मूला कैसे लगाना है, फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देना, ठीक है, आंसर आ जाएगा। रिफ्लेक्टिंग द पॉइंट 2, -1 अबाउट वाई एक्सिस के अबाउट इसको रिफ्लेक्ट करना है, ठीक है। वाई एक्सिस में क्या बोला था? वाई का कोऑर्डिनेट एज इट इज रहेगा और एक्स का चेंज हो जाएगा, यानी कि -2, -1 इसको रिफ्लेक्ट कर दिया, ये आ गया हमारे पास पॉइंट। अच्छा, उसके बाद रोटेटेड एट 45 डिग्री में रोटेट करना है, मतलब रोटेशन बतानी है, रोटेशन को पता है एक्स डैश और वाई डैश, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो किसकी? 45 डिग्री यानी कि π/4। तो विद नेगेटिव डायरेक्शन विदाउट शिफ्टिंग ओरिजिन को शिफ्ट नहीं किया तो नो कोऑर्डिनेट बताने हैं, एक्स डैश और वाई डैश की वैल्यू बतानी है। तो नेगेटिव डायरेक्शन में बोला है, तो नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब जो एंगल है वो क्या है? ये तो π/4 है एंगल, तो नेगेटिव डायरेक्शन में यानी कि -π/4 हो जाएगा एंगल, यहाँ पे -π/4 हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है? ये कहता है कि ये एक्स और वाई साथ में है, एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, ठीक है। तो ये क्या कहता है? द न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट 4,5 व्हेन द ओरिजिन इज शिफ्टेड, अगर ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया, देखो ये हो गया, तो न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास आई है 4,5, ठीक है। एट द पॉइंट 1,-2 पे, 1,-2 हमारे पास पॉइंट है, तो एच और के की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स डैश हमारे पास होता है एक्स माइनस एच, वाई डैश वाई माइनस के, एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 5 पुट कर दो, और किस पे शिफ्ट किया है? इस पॉइंट पे 1 और -2, ठीक है। तो ये सबको पता है एच और के की वैल्यू हमारे पास गिवन है, ये एच और के यही है ना, 1 और -2। चलिए इजी क्वेश्चन था ना। नेक्स्ट, इफ बी इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट ए
with respect to the line y is equal to x and alpha beta is the reflection of b with respect to y is equal to 0, then alpha beta is equal to, ये बताना है। तो देखो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ए हमारे पास 1 और 2 बता रखा है, बी इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट A12 विद रिस्पेक्ट टू द लाइन y इज इक्वल टू x। तो इसको क्या करेंगे, जो हमारे पास बी के कोऑर्डिनेट होंगे इसको रिफ्लेक्ट करना y इज इक्वल टू x, तो क्या बन जाएगा 2,1, x को y की जगह y को x की जगह। अल्फा बीटा कि जो पॉइंट है वो रिफ्लेक्टेड हो रहे हैं बी विद रिस्पेक्ट टू वाई इक्वल टू 0 पे, तो वाई इक्वल टू 0 पे दैट मीन्स यहाँ पे हो रहे हैं ये रिफ्लेक्ट, तो इसका मतलब वाई इक्वल टू 0 तो एक्स एक्सिस पे होता है, तो एक्स एक्सिस के अबाउट, तो एक्स एक्सिस तो एज इट इज़ रहेगा, वाई का कोऑर्डिनेट के आगे माइनस साइन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2,-1, वेरी इजी। नेक्स्ट, on shifting the origin to the point 2,-1 and keeping the axis similarly the transformed equation is will be, तो हमें बताना है, ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन। देखो h की वैल्यू शिफ्टिंग द ओरिजिन एट द पॉइंट, तो h और k हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, ये रहा। ट्रांसफॉर्मेड इक्वेशन क्या होती है, x डैश होता है x माइनस एच और y डैश होता है y माइनस के, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी x डैश प्लस 2, y की वैल्यू y डैश माइनस 1, तो किस में पुट करना है, इस गिवन इक्वेशन में पुट कर दो। यहाँ पे पुट करने के बाद इसको सोल्व कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डैश की जगह लास्ट में एक्स पुट करना है, ठीक है। ये एक्स यहाँ पे ये एक्स डैश प्लस 2 है, ठीक है, यहाँ पे एक्स डैश कर लेना ताकि कंफ्यूज ना हो। लास्ट में जो ये एक्स डैश वाई डैश आएगा वहाँ पे सीधा एक्स और वाई पुट कर दो, एक्चुअल जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो आंसर आ जाएगा। If the sum of the distance of a point from the origin and from the line x is equal to 2 is always equal to 4, then the locus of this point, बिल्कुल सही बात। सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, ये रिजल्ट भी हमसे पूछा गया था चंडीगढ़ पीजीटी का। अगर किसी ने मेरा प्रीवियस पेपर सॉल्यूशन देखा है, एसएसए का देखा है, तो उसमें ये पूछा है कि सम ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन एंड फ्रॉम द लाइन जो होता है वो हमारे पास पैराबोला बनता है, मतलब इसमें सीधा स्टेटमेंट गिवन है। अब इसने बताना है कि कैसे बनेगा। इसमें गिवन है, लाइन हमारे पास गिवन है एक्स इज इक्वल टू 2, ये वाली लाइन, ये रही, एक्स इज इक्वल टू 2 इज ऑलवेज इक्वल टू 4, किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। देन द लोकस ऑफ द पॉइंट, लोकस ऑफ पॉइंट बताना है, तो लोकस ऑफ पॉइंट देखो ये हमारे पास x इज इक्वल टू 2, पी यहाँ पे कोई भी पॉइंट है, ये मान लिया हमने इधर x कोमा वाई ओरिजिन से ये डिस्टेंस पे, ठीक है, तो ये मान लिया हमने पी एक्स कोमा वाई, इसने बोला है ना ओरिजिन एंड फ्रॉम द लाइन इज ऑलवेज इक्वल टू 4, तो ये मान लिया, ठीक है, और ये इसको ज्वाइन करवा दिया, तो ये हो गया हमारे पास m। तो अब देखो यहाँ से OP और PM का जो सम ऑफ डिस्टेंस अभी बोला था, OP प्लस PM किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है, यानी कि OP प्लस PM। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट हमारे पास गिवन है, डिस्टेंस फॉर्मूला से लगा दो, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या आ जाएगी। इसको जब सोल्व करेंगे तो देखो कि दो केस यहाँ पे राइज होंगे, एक बार इसको माइनस लेना है, एक बार इसको प्लस लेना है, तो दोनों से जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, पैराबोला की इक्वेशन बनेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडीशन दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो वहाँ पे कंडीशन क्या होती है, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो हमारे पास क्या हो जाता है 0, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा 0, तो यहाँ से ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल 0, तो यहाँ से ये हमारे पास कंडीशन आ जाएगी, वेरी इजी। नेक्स्ट, ऑन रोटेटिंग कोऑर्डिनेट एक्सिस एट 135 डिग्री द न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट PR, एच और के हमारे पास गिवन है, ठीक है, तो पॉइंट मतलब यहाँ पे एक्स डैश और वाई डैश की वैल्यू हो जाएंगी, ये कोऑर्डिनेट बतानी है पी के, तो रोटेटिंग कर रहा है, तो रोटेशन में इक्वेशन हमारे पास ये होती है 135 डिग्री पे वैल्यूज पुट कर दो, ये 4 के इक्वल है, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास क्या कहता है, इफ पेयर ऑफ लाइन √3x² माइनस 4xy प्लस √3y², पेयर ऑफ लाइन बोला है क्योंकि इसमें x और y दो वेरिएबल हैं, ठीक है, इसलिए क्या होती है पेयर ऑफ लाइन, इज रोटेटेड अबाउट ओरिजिन इन, ये पेयर ऑफ लाइन का हम अच्छे से करेंगे, अब ये पॉइंट वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, फिर उसके बाद, क्योंकि अभी हमने ये बेसिक सारी चीज़ें करी हैं पॉइंट से रिलेटेड। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, एंगल π/6 है, तो न्यू इक्वेशन बतानी है, तो सबको पता है थीटा हमारे पास 30 डिग्री π/6, तो यहाँ पे पेयर ऑफ लाइन हमारे पास गिवन है, तो इसको यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर से यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है, इसको आप ये सोल्व करके देख लेना, ओके, इजी क्वेश्चन था ना। चलिए नेक्स्ट, ये हो जाएगा, ये अभी बता दिया पेयर ऑफ लाइन जो इक्वेशन बनेगी, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, आप ये सोल्व करके देख लेना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे मैंने इसको कर रखा है, बहुत अच्छे से सोल्व कर रखा है, ना समझ आए तो नेक्स्ट क्लास में आप कमेंट कर देना, तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ये समझा दूँगी, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और जो आपका पॉइंट वाला
चैप्टर है वो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे मैंने बेसिक आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ऑर्डिनेट क्या होते हैं, सारे फॉर्मूले, सेक्शन फॉर्मूला, सेंट्रोइड, मतलब जो बेसिक था वो सारा मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। फिर हम पढ़ेंगे उसमें क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में हम पढ़ेंगे। दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन का मतलब स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हैं। उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए लिखा है कि इक्वेशन ऑफ लाइन, तो स्ट्रेट लाइन मेन चैप्टर हमारा क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो कल हम इस क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ देंगे। ठीक है, ओके। और अगर समझ आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।